हेलो क्लास 9th के प्यारे दोस्तों, वेलकम टू एसआरएफ सत्यमार्ग फाउंडेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग फिजिक्स क्लास 9 का पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग का कुछ क्वेश्चन फिर से लेकर के उपस्थित हुए हैं। इसके पहले हम लोगों ने ढेर सारे क्वेश्चंस के बारे में स्टडी किया और उसके बारे में अच्छी तरीके से समझा। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या दिया है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। यहाँ पे जो टेम्परेचर दिया हुआ है ये के मतलब होता है केल्विन। तो केल्विन भी एक तरीके का पैमाना है, एक तरीके का स्केल है जिसमें हम टेम्परेचर को नापते हैं। तो हमें इसे कन्वर्ट करना है सेल्सियस स्केल में, यानी कि डिग्री सेल्सियस में इस चीज को कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास क्या फार्मूला है, तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला लिख लेंगे। फार्मूला है हमारे पास कि डिग्री सेल्सियस, ये जो केल्विन है के इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ठीक है बाबू, देखिए बहुत सिंपल सा फार्मूला है कि K इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273 यानी कि 273। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ देखिए ये केल्विन में दिया हुआ है और इसे डिग्री सेल्सियस में बदलना है। तो जहां पे केल्विन दिया हुआ है ये केल्विन, इसके नीचे केल्विन का मान रख देंगे। ठीक है, तो ए वाला क्वेश्चन लगाते हैं। तो जहां पे के दिया हुआ है वहां 293 ये इतना दिया हुआ है, तो 293 लिख देंगे इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ठीक है, अब डिग्री सेल्सियस की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे नंबर है, ट्रांसफर करना नंबर को आपको पहले भी सिखाया गया है। तो यहाँ पे 293 के नीचे 293 रहने देंगे। ठीक है, और ये जो 273 है ये उठ करके इधर आ जाएगा, तो इसके सामने प्लस का साइन है। प्लस का साइन जब इधर आता है तो वो माइनस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, 273 लिख देंगे इज इक्वल टू, अब यहाँ पे डिग्री सेल्सियस इक्वल टू के उधर क्या बचा, डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस बचा यहाँ पे, तो डिग्री सेल्सियस बचा, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 293 में से 273 को माइनस कर देते हैं, तो 293 यहाँ पे लिखेंगे और 273 इसमें से माइनस कर देंगे, तो माइनस का साइन लगाएंगे। 3 में से 3 गया 0, 9 में से 7 गया 2, तो कितना आ गया बाबू, यहाँ पे आ गया 20 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितना आ गया, 20, यानी कि हमारा आंसर कितना हुआ, 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब यहाँ पे हम बी वाला क्वेश्चन लगाते हैं। तो बी वाले क्वेश्चन के लिए भी हम यही फार्मूला यहाँ पे राइट कर देंगे। तो K इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ठीक है, ये इतना हो गया। अब फिर से यहाँ पे जो केल्विन है, केल्विन में यहाँ पे 470 लिखा हुआ है, तो केल्विन के नीचे यहाँ पे 470 राइट कर देंगे इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस के नीचे प्लस 273 के नीचे 273। ठीक है, तो अभी फर्स्ट स्टेप में हमने सिर्फ वैल्यू यहाँ पे रखा हुआ है। अब इसके बाद हम फिर से वही काम करेंगे, यहाँ पे ये जो नंबर है और ये जो नंबर है ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं। जब हो सकते हैं तो इनको एक तरफ कर लीजिए, 470 पहले से ही एक तरफ है। ठीक है, 273 जो कि प्लस में है इसको उठा करके इक्वल टू के इधर लेकर के आएंगे, तो माइनस 273 हो जाएगा इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब 470 में से ये बोल रहा है कि 470 में से माइनस कर दो, यानी कि घटा दो 273 को। ठीक है, 470 में से 273 घटा दीजिए, तो घटा देते हैं, 470 में से 273 घटा देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 1 इधर आया, देखिए 0 में से 3 तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो ये इसके बगल में आया, पड़ोस में से 1 लेकर के गया, तो ये हो गया 10, 10 में से 3 गया, यानी कि 10 में से 3 माइनस हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ पे 1 चला गया था तो यहाँ पे 6 बचा हुआ है, तभी इसके पड़ोस में आया, 1 लेकर के इधर गया तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये हो गया 16, 16 में से 7 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9। ठीक है, और 3 में से 2 निकल जाएगा तो आ जाएगा 1, 197। तो कितना उत्तर आया, कितना आंसर आ गया, 197 इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। यानी हमारा फाइनल आंसर क्या है, डिग्री सेल्सियस में आंसर कितना है, 197 डिग्री सेल्सियस।
ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, यहाँ पे ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू द केल्विन स्केल। अब हमें फिर से केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। तो केल्विन स्केल में कन्वर्ट करने के लिए देखिए, डिग्री सेल्सियस है और केल्विन है, तो केल्विन और डिग्री सेल्सियस के बीच में जो रिलेशन है वो हमने देखा अभी अभी कि K इज इक्वल टू कितना होता है बताइए, डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ये इतना हो गया। तो डिग्री सेल्सियस पहले से ही दे रखा है, तो हमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, K के नीचे K लिखना है क्योंकि केल्विन की ही वैल्यू निकालनी है। तो K इक्वल टू डिग्री सेल्सियस की जगह पे पहले नंबर पे क्या दिया है 25, तो यहाँ पे 25 लिख देंगे, प्लस 273 लिखा ही है तो इसको लिख देते हैं, इज इक्वल टू, अब 273 और 25 को ऐड कर देंगे, ये बोल रहा है कि ऐड कर दो, तो 273 में 25 को ऐड कर देंगे, 5 और 3 कितना हुआ 8, 7 और 2 कितना हुआ 9 और 2 298, तो 298 केल्विन। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद बी नंबर पे आते हैं। बी नंबर पे हम देखेंगे, बी नंबर पे, तो बी में भी फिर से हम यही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि K इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ठीक है, तो 273, अब यहाँ पे डिग्री सेल्सियस की वैल्यू दी गई है और केल्विन की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो K के नीचे K लिखेंगे, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लगाएंगे और जहां डिग्री सेल्सियस लिखा है वहां पे 373 लिख देंगे, प्लस 273 पहले से ही लिखा हुआ है, इसको लिख देते हैं। अब ये बोल रहा है कि इन दोनों को ऐड कर दो। फार्मूला में रखने के बाद साइन जो होते हैं, जो चिन्ह होता है, वो खुद ही बताता है कि आपको इसमें करना क्या है। तो 373 में प्लस करना है 273, 373 में प्लस कर देना है 273। ठीक है, चलिए प्लस कर देते हैं, 3 और 3 कितना हुआ 6, 7 और 7 कितना हुआ 14, 14 का सिर्फ 4 लिखेंगे, 1 बच गया बाद के लिए, 3 और 2 कितना हुआ 5, 5 और 1 कितना हो गया 6, 646, यहाँ पे कितना आ गया 646, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो केल्विन में 646 केल्विन, ये इसका आंसर आता है। ठीक है, तो ये इतना उत्तर हो गया इसका। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये फार्मूला आपको याद हो गया होगा। कौन सा फार्मूला है एक बार देख लेते हैं, K इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, K इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ठीक है, K इक्वल टू यानी केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273 और केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ठीक है, तो याद हुआ नहीं, याद हो गया होगा भाई, K इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ठीक है, क्योंकि जहां पे 0 डिग्री सेल्सियस होता है वहां पे 273 से मामला शुरू होता है। ठीक है, तो उसको कनेक्शन जब बैठाते हैं तो यही निकल के आता है कि केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, यानी कि जितने डिग्री सेल्सियस में आपको जाना है 273 के आगे पहुंच जाइए। ठीक है, तो ये स्केल वगैरह के बारे में बात हो चुकी है। आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है कि गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। नीचे जो भी घटनाएं देखने को मिलती हैं इसका आप यहाँ पे रीजन बताइए। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया है कि नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर्स विथ टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। नेफ्थलीन बॉल जो होता है वो गायब हो जाता है समय के साथ बिना कोई भी सॉलिड छोड़े, यानी कि उसका कोई रिमेन नहीं बचता है, यानी कि अवशेष कोई नहीं बचता। इसका कारण क्या है? ठीक है, ऐसा देखा गया है कि नेफ्थलीन बॉल अगर आप लिए हुए हैं तो धीरे धीरे वो गायब हो जाएगा। तो वो जाता कहाँ है? क्या वो एग्जिस्टेंस है उसका खत्म हो गया? नहीं, इसके पीछे एक कारण है। तो क्या कारण है? इसके पीछे एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस का नाम क्या है बाबू? सब्लिमेशन। क्या है? सब्लिमेशन। एक वर्ड में आंसर है इसका। क्या आंसर है? सब्लिमेशन। तो ये पूरा आप लिख करके आप इसको सीधे सीधे आंसर लिख सकते हैं एग्जाम में। कैसे? नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड ड्यू टू द प्रोसेस सब्लिमेशन। बस इतना ही आंसर हो गया। हम लोग सब्लिमेशन को थोड़ा समझ लेते हैं।
सब्लिमेशन का मतलब क्या है? सब्लिमेशन का मतलब होता है डायरेक्ट कन्वर्जन, डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस। ठीक है, जो सॉलिड है वो सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाती है, या जो गैस है वो सीधे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रोसेस को साइंस में सब्लिमेशन कहा जाता है। क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन जो होता है, सब्लिमेशन को हिंदी में ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन को हिंदी रहने देते हैं, अभी हम लोग इंग्लिश में देखते हैं क्योंकि इंग्लिश की चीजें चल रही हैं। तो सब्लिमेशन याद करेंगे, सब्लिमेशन डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस। अब इसी चीज को, अच्छा ये डायरेक्ट कन्वर्जन होता कब है? जब यहाँ पे टेम्परेचर यानी कि हल्का फुल्का भी टेम्परेचर आपको मिलता है तो तुरंत यहाँ पे यानी कि नेफ्थलीन बॉल जो है तुरंत वहां पे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये नेफ्थलीन बॉल है। ठीक है, नेफ्थलीन बॉल है, तो यहाँ पे रूम टेम्परेचर, हम लोग किस टेम्परेचर पे रहेंगे? रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे ये होता क्या है? ये सीधे गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उड़ गया, खत्म, गायब, गया। ठीक है, तो नेफ्थलीन जो है, नेफ्थलीन गैस के फॉर्म में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है। नेफ्थलीन यहाँ पे सॉलिड बॉल है, ये सॉलिड होता है लेकिन ये डायरेक्ट गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही हम कहते हैं। अब देखिए, गैस के फॉर्म में आने का मतलब है कि नेफ्थलीन के जो पार्टिकल्स हैं वो काफी दूर दूर हो जाते हैं, और जब पार्टिकल्स काफी दूर हो जाते हैं तो वो हमें दिखाई नहीं देते। अगर कोई चीज हमें दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे एयर, हवा, तो हवा के बारे में अगर बात करें तो हवा के पार्टिकल्स होते हैं। गैस के जो पार्टिकल है, जो मॉलिक्यूल हैं, वो हमारे आसपास होते हैं। ठीक है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते। तो क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि वो काफी दूर दूर होते हैं। जब चीजें काफी दूर हो जाती हैं, पार्टिकल्स उनके काफी दूर हो जाते हैं किसी भी चीज के, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, और गैस तो ऑफ कोर्स काफी दूर तो रहेगा ही। ठीक है, लेकिन गैस के पार्टिकल जब नजदीक होते हैं, जैसे आप अगर लकड़ी कोई जलाते हैं तो उसमें जो धुआं बनता है वो धुआं आप देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल काफी नजदीक होते हैं, और जैसे जैसे वो अलग से एयर में डिफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं, वो दूर होना शुरू हो जाते हैं। जब उसके पार्टिकल्स दूर हो जाते हैं तो वही धुआं जो आपको लकड़ी जलते समय दिखाई दे रही थी, वो धुआं आपको बाद में नहीं दिखेगा। ठीक है, तो सारा खेल यहाँ पे पार्टिकल्स का है। ठीक है, क्योंकि सारी चीजें पार्टिकल्स की ही बनी है, हर चीज मैटर का बना है, मैटर पार्टिकल का बना है। ठीक है, तो यहाँ पे सब्लिमेशन प्रोसेस हुआ। यहाँ पे जो नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन सॉलिड है, और रूम टेम्परेचर पे, टेम्परेचर जो है वो रूम टेम्परेचर ही वो यूज करता है, और सीधे वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। यानी उसके पार्टिकल फैल जाते हैं, और जैसे ही फैलते हैं वो गायब हो जाता है। ठीक है, मतलब हमें नहीं दिखाई देता, गायब नहीं होता, वो हमें दिखाई नहीं देता बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। यानी कि हम कई मीटर दूर पर अगर बैठे हुए हैं तो कोई परफ्यूम अगर लगाया हुआ है, सेंट अगर लगाया हुआ है, तो उसकी महक काफी कई मीटर दूर तक भी आ जाती है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे का कारण भी एक वर्ड में है। उस वर्ड का नाम है डिफ्यूजन। क्या है बाबू? डिफ्यूजन। ठीक है, एक वर्ड का आंसर है बस, डिफ्यूजन। अब आप इस डिफ्यूजन वर्ड को डिस्क्राइब कर दीजिए, आपका आंसर पूरा अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। अब वो पार्टिकल किसी भी चीज का हो सकता है। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। ठीक है, तो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ
पार्टिकल्स के मूवमेंट को ही डिफ्यूजन कहा जाता है। अब जैसे यहाँ पे एक बॉटल बना लेते हैं, ठीक है, परफ्यूम की। मान लीजिए इस तरीके से एक परफ्यूम की बॉटल है, ठीक है। यहां से कुछ इस तरीके से बना लीजिए, जैसे भी हो, ठीक है। तो परफ्यूम की बॉटल में जैसे ही आप यहाँ पे स्प्रे करते हैं, ठीक है, या कोई अपनी बॉडी पर वो परफ्यूम लगा करके आता है, तो उसमें दो प्रोसेस होती हैं, है ना। एक तो इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है और एक होती है डिफ्यूजन की प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है, अब ये जो सेंट के पार्टिकल्स हैं ये बहुत तेजी से हवा में फैल जाते हैं। तो हवा में फैलने का मतलब क्या है? तो अभी अभी आपने देखा कि डिफ्यूजन में होता क्या है कि हाइयर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ पार्टिकल्स मूव करते हैं। अच्छा, जहां ये स्प्रे हुआ है यहाँ पे इसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा हैं, और यहाँ जो हवा है इसमें यहाँ पे पार्टिकल्स इसके नहीं है या बिल्कुल कम है, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पे इंटरमिक्सिंग शुरू हो जाएगी, यानी कि हाइयर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ ये पार्टिकल्स जाने लगेंगे और पूरा इंटरमिक्स होकर के डिफ्यूज होकर के इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाते हैं, या यूं कहिए कि सब आपस में मिक्स हो जाते हैं, एक जैसे हो जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो एयर है, अब इस एयर में, ठीक है, अब यहाँ पे कोई परफ्यूम लगा के बैठा हुआ है, तो ये पार्टिकल्स जो है पूरे एयर में कुछ इस तरीके से डिफ्यूज हो गए। क्या हुए? डिफ्यूज हो गए, ठीक है। तो यही बातें आप अगर बता देते हैं कि भाई डिफ्यूजन इसका मेन रीजन है, और ऊपर जो नेफ्थलीन के केस में हुआ उसके पीछे का रीजन है सब्लिमेशन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे आसपास कई सारे प्रोसेस होते हैं, साइंस में उनको एक नाम दिया गया है, ठीक है। तो हमारे आसपास जो घटनाएं घट रही होती हैं उनके लिए एक प्रोसेस के लिए जो नाम दिया गया है, अगर आप वो जानते हैं तो आप इन सब चीजों को अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। नेफ्थलीन वाले केस में आप यहाँ पे कैम्फर भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन कैम्फर को आपको जलाना पड़ेगा, ठीक है। वो ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाता, आपको उसे जलाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे परफ्यूम के केस में क्या है, डिफ्यूजन इसका आंसर हुआ, ठीक है। परफ्यूम के पार्टिकल डिफ्यूजन के थ्रू एयर में मिक्स हो जाते हैं, यही इसका एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है। बहुत ज्यादा लिखने की कोशिश नहीं करेंगे, एग्जैक्ट लिखने की कोशिश करेंगे, तभी आपको एग्जाम में नंबर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, जिसमें आपसे पूछा है कि अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसके बेस पर आपको वाटर, शुगर और ऑक्सीजन को अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर हम बात करें, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, अगर इसको हम ध्यान से देखें तो सबसे कम किस में होता है, गैस में, ठीक है। उसके बाद किस में होता है, लिक्विड में, और उसके बाद किस में होता है, सॉलिड में। यानी कि सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगा, सॉलिड में, ठीक है। सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगा, गैस में। गैस से ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगा पार्टिकल्स में, वो है लिक्विड में। लिक्विड के पार्टिकल्स में गैस से ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसीलिए लिक्विड लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। गैस से ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और लिक्विड से भी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में होता है, क्योंकि सॉलिड जो होता है उसके बीच में, यानी जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से वो सॉलिड की प्रॉपर्टी गेन कर लेता है। सॉलिड की प्रॉपर्टी, लिक्विड की प्रॉपर्टी और गैस की प्रॉपर्टी हम लोग कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में देखे हुए हैं,
ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है। इंक्रीजिंग मतलब होता है छोटे से बड़ा, ठीक है, तो बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन सब चीजों को लगाना है। तो सबसे पहले सबसे कम फोर्स ऑफ एट्रैक्शन किस में होता है? वो है गैस। तो इसमें से गैस कौन है बाबू? गैस है यहाँ पे ऑक्सीजन। तो सबसे पहले कौन आ गया? ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन हो गया। इसके बाद इससे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होगा? लिक्विड में। तो लिक्विड इसमें से कौन है? वाटर। वाटर सीधे सीधे दिया हुआ है, तो वाटर हो गया। इससे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होगा? सुगर। सुगर जो है ये सॉलिड होता है, ठीक है, इसीलिए इसका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा वो क्या होगा? ऑक्सीजन, वाटर और सुगर। ठीक है, ये समझ में आया? गैस, लिक्विड और सॉलिड फोर्स ऑफ एट्रैक्शन का ही खेल है। फोर्स ऑफ एट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में जिस हिसाब से होगा वो मैटर उसी स्टेट में पाया जाएगा। रूम टेम्परेचर पर जो चीज सॉलिड है, यानी कि जिनके फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, जो अपने शेप को चेंज नहीं करते हैं, उन्हें सॉलिड कहा जाता है। रूम टेम्परेचर पर, यहाँ पे एक लिमिट है रूम टेम्परेचर, ठीक है। अब लिमिट से आगे अगर हम बढ़ते हैं, ठीक है, तो कोई भी चीज अपने कंडीशन के बेस पर सॉलिड, लिक्विड और गैस के रूप में हम उनको कहते हैं। जैसे अर्थ सरफेस पर जो चट्टानें पाई जाती हैं, वो चट्टानें बहुत ही ठोस होती हैं, वो सॉलिड होती हैं, लेकिन वही चट्टानें जब अर्थ के अंदर धंस जाती हैं, काफी नीचे चली जाती हैं, तो वहां पे कंडीशन चेंज है। क्या कंडीशन चेंज है? वहां पे प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो रॉक है, जो चट्टानें हैं, वो मोल्टेन रॉक में कन्वर्ट हो जाती हैं, यानी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, चलिए, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे गैस, लिक्विड और सॉलिड की। ठीक है, जिसमें गैस में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन सबसे कम होता है, उससे ज्यादा वाटर में होता है, उससे ज्यादा शुगर में होगा, क्योंकि वो सॉलिड है। ठीक है, इसके बाद का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट डिफरेंट टेम्परेचर, यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें आपसे पूछा है कि फिजिकल स्टेट क्या होगा। ठीक है, आपको पता है कि जो वाटर है, वाटर ये सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों स्टेट में रह सकता है। ठीक है, रहने को तो हर चीज सॉलिड, लिक्विड और गैस के स्टेट में रह सकते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है। जैसे वाटर ही है, वाटर को अगर हम फ्रीज में रख दें, तो फ्रीज में रखने का मतलब क्या है कि वाटर के आसपास का जो कंडीशन है वो हमने चेंज कर दिया, यानी कि उसे हमने बहुत ज्यादा ठंडा कर दिया। तो आसपास का टेम्परेचर जब बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, तो वाटर के मॉलिक्यूल उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं और वो सॉलिड के फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, अब वाटर को अगर आप हीट करते हैं, टेम्परेचर करते हैं, टेम्परेचर देते हैं अगर, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स उस कंडीशन में उस टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। और जैसे ही टेम्परेचर एक फिक्स पॉइंट पर पहुंचता है, तो वाटर के मॉलिक्यूल अपने सरफेस को छोड़ करके बहुत तेजी से इन्वायरमेंट में जाने लगते हैं। ठीक है, चलिए, तो वाटर जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में बड़ी ही आसानी से आ जाता है। ठीक है, बहुत रेंज है, तो 100 डिग्री सेल्सियस। तो पहले नंबर पे सबसे पहले हम 0 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की क्या हालत होती है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर
gets start to convert in solid स्टेट। सॉलिड स्टेट यहां पे क्या है? आइस। ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है। वाटर गेट्स स्टार्ट टू कन्वर्ट इन सॉलिड स्टेट, यानी कि आइस स्टेट में। इसके बाद सेकंड नंबर पे एक्सट्रीम लेवल इसका क्या है? नेक्स्ट नंबर पे आते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड स्टेट से वाटर जो कि लिक्विड है, ठीक है, ये कन्वर्ट होने लगता है गैसियस स्टेट में। ठीक है। गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है। जिसको हम कहते हैं वेपर। ठीक है। जिसको हम क्या कहेंगे? वेपर। यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर जो कि लिक्विड स्टेट है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या होता है, अगर टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 26, 30, 50, 90, 95, अगर इतने डिग्री सेल्सियस तक ले जाते हैं तो उस लिक्विड का क्या होता है, वो किस स्टेट में रहता है। ठीक है। तो बेसिकली तो वो लिक्विड स्टेट में ही रहता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर भी लिक्विड स्टेट में ही रहता है, लेकिन गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने का, यानी कि लिक्विड से गैसियस स्टेट में बदलना उसका चालू जो है हो जाता है। और बीच की बात करें तो वो है ट्रांजिशन स्टेट। कौन सा स्टेट है? ट्रांजिशन। ट्रांजिशन स्टेट वो स्टेट होता है जो बीच का स्टेट है। ठीक है। इसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। तो ट्रांजिशन स्टेट में लिक्विड होता है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में वाटर ट्रांजिशन स्टेट में होता है। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब हुआ कि वो लिक्विड से वेपर में, यानी कि जो भाप वहां पे बन रहा है, यानी कि जो इवेपोरेशन की प्रोसेस वहां पे होती है, इवेपोरेशन की प्रोसेस तक जाने के लिए, या उसका रेट जो है वो फास्टर हो जाता है और तेजी से इवेपोरेट होने के स्टेट में चला जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइलिंग शुरू हो जाती है। ठीक है। तो जब तक 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाटर को नहीं मिलता तब तक वाटर ट्रांजिशन स्टेट में रहता है। ठीक है। तो दो तरह के ट्रांजिशन स्टेट होते हैं, एक लिक्विड और सॉलिड। लिक्विड से सॉलिड के बीच में कन्वर्जन जो होता है वो एक ट्रांजिशन स्टेट है, और लिक्विड से गैस के बीच में कन्वर्जन का जो स्टेट होता है बीच वाला, उसे भी ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, यानी बदलाव वाला स्टेट। ठीक है। यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपने आप की तैयारी कर रहे होते हैं कि हमें सॉलिड में चेंज होना है पूरी तरीके से, हमें पूरी तरीके से गैस में चेंज होना है। ठीक है। तो वो जो तैयारी का स्टेट है वो ट्रांजिशन स्टेट कहलाता है। ठीक है। और वैसे भी 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को यहाँ पे साइंटिस्ट ने क्या माना है? 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इसको रूम टेम्परेचर कहते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर कहा जाता है। ठीक है। और रूम टेम्परेचर पर वाटर लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है। लिक्विड स्टेट किस स्टेट में होगा बाबू?
लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। 0 डिग्री सेल्सियस एक्सट्रीम लो है, जिस पर वाटर सॉलिड में कन्वर्ट होने लगता है। 100 डिग्री सेल्सियस एक्सट्रीम हाई है। एक्सट्रीम हाई का मतलब कि इस पे बॉइलिंग स्टेट आ जाती है, तो उसके बीच में ट्रांजिशन स्टेट हुआ। 25 डिग्री सेल्सियस पे भी आप ट्रांजिशन स्टेट ही बोल सकते हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर इसको मान करके रूम टेम्परेचर पर ही हम सारी चीजों को सॉलिड, लिक्विड या गैस के रूप में बोल सकते हैं। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर वाटर लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपको यहाँ पे रीजन देना है और जस्टिफाई भी करना है। अभी अभी बात हुई रूम टेम्परेचर की, तो रूम टेम्परेचर जो है, रूम टेम्परेचर ये 25 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, रूम टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ कि 25 डिग्री सेल्सियस पर ही बातें होंगी। हमारे आसपास जो चीजें हैं हम उनको कब सॉलिड, लिक्विड और गैस कहेंगे। तो यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस एक बेस टेम्परेचर माना गया है, और उसी 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ही जो चीज सॉलिड की प्रॉपर्टी शो करेगा वो सॉलिड है, जो लिक्विड की प्रॉपर्टी शो करेगा वो लिक्विड है, और जो गैस की प्रॉपर्टी शो करेगा वो गैस कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वाटर है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है। क्यों लिक्विड है? क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पर, वाटर जो है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड की प्रॉपर्टी शो करता है। तो यहाँ पे रीजन क्या हुआ? बिकॉज वाटर शो द प्रॉपर्टी of liquid at 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस का मतलब रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर वाटर लिक्विड की प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी है? दो प्रॉपर्टी भी आपको बताना है यहाँ पे, तो दो प्रॉपर्टी बता लेते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या है। गिव टू रीजन, दो रीजन देना है। तो फर्स्ट रीजन यहाँ पे हम लिखेंगे वाटर, वाटर टेंड्स टू फ्लो। लिक्विड की प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी क्या है कि लिक्विड में फ्लूइडिटी होती है। लिक्विड जो होता है वो फ्लो होता है, ठीक है, बहता है, बहने की कोशिश करता है। तो वाटर भी यहाँ पे बहता है, इसलिए वो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, दूसरा, वाटर, वाटर टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर। ठीक है, कंटेनर का शेप ले लेता है। तीसरी प्रॉपर्टी, फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम इसका क्या होता है? फिक्स होता है। ठीक है, तो ये जो फिक्स वॉल्यूम है ये गैस से इसको अलग करता है, ठीक है, सॉलिड के नजदीक करता है। लेकिन वाटर कंटेनर का शेप ले लेता है, लिक्विड नहीं ले पाता, इसलिए वो लिक्विड से मतलब सॉलिड से अलग हो गया। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जो कुछ रीजन है जो वाटर को 25 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड स्टेट में हम बता सकते हैं। इसी तरीके से अलमीरा की बात करें, आयरन अलमीराह, अलमीराह मतलब हिंदी में होता है अलमारी, यानी कि जो लोहे की अलमारी होती है वो रूम टेम्परेचर यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पर वो सॉलिड स्टेट में होता है। अब ये सॉलिड स्टेट में रखने का यही मतलब है कि आयरन अलमीरा 25 डिग्री सेल्सियस यानी रूम टेम्परेचर पर वो सॉलिड की प्रॉपर्टी शो करता है। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे बिकॉज आयरन अलमीरा शो, शो मतलब दिखाता है, शो द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर।
ठीक है। तो रूम टेम्परेचर पर ये सॉलिड की प्रॉपर्टी दिखाता है। अब ये सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होती है? सॉलिड की प्रॉपर्टी, पहला रिजिडिटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? आयरन अलमीरा आर रिजिड, ठीक है। आयरन अलमीरा क्या होते हैं? ये रिजिड होते हैं, यानी कि ये अपने शेप को चेंज नहीं करते हैं, रिजिड होते हैं। इनके पार्टिकल्स को काटना मुश्किल है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी सॉलिड की, आयरन अलमीरा है हाई डेंसिटी, ठीक है। आयरन अलमीरा की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ही हाई होती है। आयरन अलमीरा की डेंसिटी काफी हाई होती है, जिसकी वजह से ये सॉलिड स्टेट में होता है। तो दो प्रॉपर्टी यहाँ पे बता दिया गया, ठीक है। बाकी आप शेप नहीं चेंज करता, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, ये सब बातें भी आप बता सकते हैं। तो डेंसिटी और रिजिडिटी ये एक अच्छी प्रॉपर्टी है, यहाँ पे बता दिया गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि वाई इज आइस एट 273 केल्विन, आइस एट 273 केल्विन more effective in cooling, more effective in cooling than water, ठीक है, एट द सेम टेम्परेचर। यानी कि यहाँ पे आइस और वाटर, ठीक है, उसी टेम्परेचर पे है, 273 केल्विन टेम्परेचर पे ही है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि 273 केल्विन पर जो आइस है वो ज्यादा कूलिंग है, ज्यादा ठंडा होता है, ज्यादा कूल करता है देन 273 केल्विन पे वाटर, ठीक है। ये बात समझ में आई? तो इसमें आपको ध्यान देना है कूलिंग। कूलिंग का मतलब होता है, कूलिंग का मतलब कि पार्टिकल्स के पास एनर्जी कम है, ठीक है। तो आइस एट 273 केल्विन और वाटर उसी टेम्परेचर पे है ना। वाटर एट 273 केल्विन, दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में अंतर ये है कि आइस जो है, आइस के पास लेस एनर्जी है, ठीक है, लेस एनर्जी, ठीक है, लेस एनर्जी है। और ice at 273 Kelvin has less energy than water at 273 Kelvin. Water at 273 Kelvin has more latent heat of energy, ठीक है। अब ये लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी वाटर की ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये कूलिंग के लिए, मतलब कि कम कूलिंग करता है, यानी कि कम ठंडा है। और आइस एट 273 केल्विन, इसके पास लेस एनर्जी है, जिसकी वजह से ये ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। आइस एट मतलब कुल मिला के इसमें पार्टिकल्स की एनर्जी के बारे में बात हुई है। तो पार्टिकल्स की एनर्जी जो होती है बहुत ही कम होती है, यही इसका आंसर हुआ कि आइस एट 273 केल्विन हैज लेस एनर्जी, ठीक है। लेस एनर्जी है तो जब जितना ज्यादा एनर्जी कम होगा तो ये मोर कूलिंग, ये कूलिंग ज्यादा करेगा, फिर मोर कूलिंग, ठीक है, या मोर इफेक्टिव इन कूलिंग, ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी ज्यादा होती है, इसीलिए लेस इफेक्टिव
इन कूलिंग। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट नंबर पे है व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। ठीक है, अब यहाँ पे बॉइलिंग वाटर है और यहाँ पे स्टीम है। चलिए यहाँ पे बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये है बर्नर और यहाँ पे जल रही है आग। ठीक है, और यहाँ पे हमने रख दिया है अपना बर्तन। ठीक है, बर्तन इस तरीके से रख दिए हैं तो इसमें ये गायब हो जाएगा। ये बर्तन हमने रखा है तो यहाँ पे क्या हुआ कि इस तरीके से पानी यहाँ पे भरा हुआ है। ठीक है, पानी हमने भर दिया, आग यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, बर्नर जल रहा है तो यहाँ पे वाटर हीट हुआ। वाटर हीट हुआ, इसमें पूछा है कि इसमें ज्यादा जलन यानी कि ज्यादा नुकसान अगर हम दो चीजों से जलें, बॉइलिंग वाटर से जल जाएं या फिर स्टीम से जल जाएं, दोनों में नुकसान यानी कि दर्द किसमें ज्यादा होगा या बर्निंग किसमें ज्यादा होगी, दर्द किसमें ज्यादा होगा, नुकसान किसमें ज्यादा होगा। तो यहाँ पे दो बातें हैं, है ना, एक तो है बॉइलिंग वाटर, ठीक है, और एक है स्टीम। ठीक है, तो ये बॉइलिंग वाटर है, मान लीजिए कि बॉइलिंग वाटर है और ये पानी इसका उबल रहा है बहुत तेजी से, और यहाँ पे स्टीम है। ठीक है, ये स्टीम के पार्टिकल बाहर जो है इवेपोरेशन हो रहा है, इनका वेपर के फॉर्म में ये बाहर की तरफ उड़ रहे हैं। अब ये बताइए कि किसके पास एनर्जी ज्यादा है, जो ऊपर की तरफ उठ करके चले गए या फिर जो अभी लिक्विड फॉर्म में है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो गैस स्टेट में आ गए इनके पास एनर्जी ज्यादा है, मोर एनर्जी। ठीक है, तो इनके पास यानी कि जो वेपर है, जो स्टीम है, तो स्टीम के पास ज्यादा एनर्जी है और वाटर के पास क्या है, बॉइलिंग वाटर के पास क्या है, लेस एनर्जी। ठीक है, इसके पास एनर्जी कम। ठीक है, तो जलन किससे ज्यादा होगी, स्टीम से, जिसके पास एनर्जी ज्यादा है उससे ज्यादा जलन होगी, या फिर बॉइलिंग वाटर से। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो स्टीम है, जो भाप है, उससे जब आप जलते हैं तो उससे दर्द ज्यादा होता है, यानी कि वो ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर लिखेंगे यहाँ पे, तो आंसर यहाँ पे हम लिखेंगे कि बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग वाटर हैज लेस latent heat of energy। ठीक है, latent heat of energy इसमें कम होती है। ठीक है, बट स्टीम हैज, अब देखिए अब यही बात आप यहाँ पे बना के लिख सकते हैं, स्टीम हैज मोर latent heat of energy, heat of energy। फिर that's why steam produces more fever burn steam produces more fever burn than boiling water। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये फिगर याद रखेंगे कि भाई एनर्जी किसमें ज्यादा है किसमें कम है। तो बॉइलिंग वाटर तो वाटर के फॉर्म में तब भी तो है ना, तो वो क्या है कि उसके पास लेस एनर्जी है, लेकिन जो बॉइलिंग वाटर को उसके सरफेस को छोड़ करके ऊपर चला गया उसके पास एनर्जी ज्यादा हो जाती है। जब ज्यादा एनर्जी हो जाती है तो वो ज्यादा खतरनाक हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे बोला है कि नेम A B C D E F, यानी कि यहाँ पे जो ये नाम दिए हो